अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ओके, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, एज यू नो दैट आई हैव फिनिश्ड द रिटन कम्युनिकेशन पार्ट। ओके, और दिस टाइम उस जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स विजुअल कम्युनिकेशन दैट आई एम गोना कंटिन्यू टुडे। ठीक है, तो आपको मैंने विजुअल कम्युनिकेशन का पहले भी बता दिया था कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। ओके, विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि विजुअल कम्युनिकेशन होती क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन टू शो समथिंग, ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। अब जो न्यू जनरेशन है, आप लोग जो हो, अब पहले जो विजुअल कराया जाता था वो टेक्सचुअल फॉर्म में मोस्टली बिजनेस कम्युनिकेशन में कराया जाता था कि सिंपल रिटन कम्युनिकेशन होती थी, सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आज का ट्रेंड देखें, अगर करंट जो है सिनेरियो देखें, तो आजकल जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टेक्स्ट के अलावा और डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है, मेनली ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपको पता है कि सिर्फ हम सिंपल एक लेटर पे लिखा करते थे, एक पेज पे लिखा करते थे, लेकिन अब हम उसी इंफॉर्मेशन को बड़े इजी वे में उसके टेबल्स बना सकते हैं, बड़े इजी वे में उसकी हम पिक्चर्स बना सकते हैं, बड़े इजी वे में उसकी वीडियो डिफाइन कर सकते हैं, बड़े इजी वे में ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। सो ड्यू टू इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू ब्रिंगिंग ऑफ अप टू डेट एंड लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ ICT, हमने पहले ICT पढ़ा है, अब हमारे लिए कम्युनिकेशन को अदर देन द टेक्स्ट फॉर्म में विजुअलाइज करना बड़ा आसान हो गया है। तो यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन मीन द कम्युनिकेशन दैट वी शो टू अदर्स, द मैसेज दैट वी शो टू अदर्स। ठीक है, लेकिन जो अब मैसेजेस जो शो किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से शो किए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो आई हैव डेवलप अ लिटिल बिट योर बेस, सो लेट मी गो थ्रू द बुक। इट इज फेमस सेइंग द मोर यू सी द मोर यू नो। ठीक है, अब जो सीन ये है कि अब आपको सुबह शाम विजुअलाइज करवाया, सुबह शाम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, ऐसे ही ना बार बार दिखाई जाती है। स्टिल आई रिमेंबर कि बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी, वो मोल्टी फॉर्म की, मेरी नन्नी कली घर को चली। अभी भी वही चल रही है, यू नो, परहैप्स आई थिंक कुछ एक्टर्स चेंज हो गए हैं, स्टिल वही सिनेरियो। तो क्या बार बार क्यों दिखाते हैं एक ही चीज़ को 10 दफ़ा क्यों दिखाते हैं? आप देखें मैचेस होते हैं, अब एक ही ऐड को, पेप्सी की ऐड को, जो भी को बार बार दिखाते हैं, और सिर्फ एक जगह नहीं दिखाते बल्कि हर जगह दिखाते हैं। आप जिस तरह से ड्रिंक्स की ऐड जो है, आई मस्ट से कि जो सबसे सक्सेसफुल जो मार्केटिंग कैंपेन है दुनिया में वो ड्रिंक्स की है। अब देखो कि वो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि आप ड्रिंक की ऐड को कहीं ना देखो। मतलब उन्होंने दुकानों पर उसकी कैसे ऐड लगाई हुई है कि उसके बिल बोर्ड्स बनाए हुए हैं, जो सामने जो शॉप के बिल बोर्ड बने होते हैं, फिर जो फ्रिजेस रखे हैं वो कंपनीज ने अपने रखे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखें कि अगर आप टीवी देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐड आ रही होती है। अगर आप जो है वो अच्छा, उनकी जो बोटल्स हैं वो इस तरह डिफाइंड है कि दूर से पता चलता है यार ये कोक की है, ये कोक की बोतल है, ये स्प्राइट की बोतल है, ये 7 अप की बोतल है। सो दिस इज अ वे टू ग्रैब यू पीपल, क्योंकि लोग आजकल जो बिलीव करते हैं, एक प्रोडक्ट है, सपोज आप एक मार्केट में गए, एक अच्छी प्रोडक्ट आपको नजर आई, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को कभी देखा नहीं, पहले उसकी कभी मार्केटिंग आपने नहीं देखी, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी, तो आपके लिए वो जो प्रोडक्ट है आप उसको उस प्रोडक्ट को इतना वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन एक प्रोडक्ट है उसकी इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है, एक प्रोडक्ट है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ओके, लेकिन उसकी आपको बार बार ऐड दिखाई जा रही है। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट है इसको आप ज़्यादा वैल्यू करोगे। Did you understand this concept? I'm going to repeat again कि एक प्रोडक्ट है कि जो आपको कभी दिखाई नहीं गई, कभी इसकी मार्केटिंग आपने देखी नहीं है, कभी इसका बिल बोर्ड देखा नहीं है, कभी उसका इश्तिहार आपने कहीं देखा नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी, आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करने वाले। उसके साथ एक प्रोडक्ट पड़ी है कि जिसकी सुबह शाम मार्केटिंग हो रही है, उसको बार बार जो है ना वो बिल बोर्ड पे या टीवी एड्स में या SMS के थ्रू या किसी तरह से आपको उसको बताया जा रहा है, शो कराया जा रहा है, आप उस प्रोडक्ट को जरूर बाय करोगे। आप बोलोगे यार इस प्रोडक्ट को मैंने देखा है, बार बार इसकी ऐड चलती है, जिसकी ऐड ज़्यादा चलती है मीन दिस प्रोडक्ट इज गोना बी वेरी गुड। ठीक है जी, यस, ओके जी। सो ये कहना चाह रहा है, इट इज फेमस सेइंग द मोर यू सी द मोर यू नो। आप जिसको जितना देखो, आजकल के दौर में अभी जो सिनेरियो है, जिसको आप जितना देखोगे आप उसको इतना ही बिलीव करोगे।
ओके आप उसको इतना ही जानोगे। सो आजकल जो जानना है वो देखने पे डिपेंड करता है। अगर आपकी आंखों में वो बार बार चीज दिखाई जा रही है, वो आपको विजुअलाइज करवाई जा रही है, तो मोर यू बिलीव ऑन दैट प्रोडक्ट। सो बिजनेस सिनेरियो में कहना चाह रहा है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सुबह शाम विजुअलाइज करवाना है, आपने उस प्रोडक्ट को बार बार विजुअलाइज करवाना है, ठीक है जी। So visual communication is defined as the process of sending and receiving message with the help of displaying information visually। जहाँ पे information को हम visually display करते हैं, मतलब जहाँ पे information हम बड़ी attractive करके show करते हैं। और आज को जो visual communication हो रही बता रहा हूँ, आज को जो visual communication हो रही है, इसका मतलब है कि उसी information को वीडियो की फॉर्म में, उसी information को पिक्चर की फॉर्म में, उसी information को टेबल की फॉर्म में, उसी information को ग्राफ की फॉर्म में, उसी information को चार्ट की फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड द विजुअल कम्युनिकेशन nowadays। अगर हम आज से कुछ 100 साल पहले की बात करते हैं तो उस वक्त जो विजुअल कम्युनिकेशन होती थी वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में होती थी, बट नाउअडेज विजुअल कम्युनिकेशन हैज टेकन प्लेस इन अदर फॉर्म ड्यू टू द कंप्यूटर, ड्यू टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ इज एसोसिएटेड विद दिस इज अनदर टर्म दैट इज द विजुअल लिटरेसी। अब विजुअल लिटरेसी होती है कि किसी मूवी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी पिक्चर को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी टेबल को गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आए दिन कितनी चीजें देखते हैं लेकिन हमको अंडरस्टैंड नहीं करते। सो विजुअल लिटरेसी होता है कि इन चीजों को देखने के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए। लिटरेसी आपको स्पेशल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब सपोज आपके सामने एक क्यूएम का टेबल बना हुआ है, टीचर आपको एक्सप्लेन ना करे, कैन यू अंडरस्टैंड दैट टेबल? यू कांट अंडरस्टैंड। देखिए कहना ये चाह रहा है कि एक मूवी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी को देखने के बाद आपने उससे मैसेज क्या गेन किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो विजुअल लिटरेसी होती है चीजों को देखने के बाद उनसे कुछ सबक हासिल करना, उनसे कुछ लर्निंग करना, उनसे कुछ सीखना, इज कॉल्ड द विजुअल लिटरेसी। एसोसिएटेड विद दिस अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड द विजुअल लिटरेसी एंड इट मे बी डिफाइंड एज अ स्किल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द विजुअल इमेजेस, कि आपको जो इमेजेस दिखाए जाते हैं उससे कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। इट मेक्स यूज ऑफ अ सेट ऑफ अ स्किल दैट आर मेंट टू इंटरप्रेट द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड। ठीक है, इट मेक्स यूज ऑफ अ सेट ऑफ अ स्किल्स, इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, कि जिससे आप उस मैसेज के कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सको और उस मैसेज के या उस पिक्चर के या जो भी आपको दिखाया जा रहा है टेबल, उसका मकसद अंडरस्टैंड कर सको। देखो अगेन आई एम सेइंग, ओके, एक टेबल को देखना, एक ग्राफ को देखना, एक मूवी को देखना, एक पिक्चर को देखना, ओके, एक बार ग्राफ को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको देखने के बाद आपने सीखा क्या है जिंदगी में, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो जो सीखना होता है वो एवे ही नहीं आता, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल हासिल करनी होती है। जिस तरह आजकल आपको टीचर्स जो है ना वो स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो वो जब स्किल डेवलप होती है तो ना सिर्फ आप कंटेंट अंडरस्टैंड करते हो, ना सिर्फ आप मैसेज अंडरस्टैंड करते हो, बल्कि उसके पीछे मकसद क्या है, उस मैसेज को फॉरवर्ड करने का जो मेन टास्क है वो क्या है, वो भी बताया जाता है जी। इट हेल्प्स जजिंग द एक्यूरेसी एंड वर्थ ऑफ अ मैसेज एंड इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है जी, इट हेल्प्स जजिंग द एक्यूरेसी एंड वर्थ ऑफ द मैसेजेस। आप जितना अच्छा विजुअल को अंडरस्टैंड करोगे, इतना एक्यूरेटली आप मैसेज को अंडरस्टैंड करोगे इसमें कहना वो क्या चाह रहा है। देखो जी, आप डिफरेंट मूवीज देखते हो, सिर्फ मूवी को 3 घंटे उसके सामने स्पेंड करना, 2 घंटे स्पेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप को अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार इस मूवी से मैंने सबक कैसे हासिल करना है, इसमें जो मेन किरदार है वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें जो मेन जो कहानी चल रही है उसके बिहाइंड सीन क्या स्टोरी है, तो तभी आप उसको एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कहना चाह रहा है खुदारा सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ना किया करो। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, सुबह शाम पिक्चर्स देखते हो, सुबह शाम पोइट्री गो थ्रू कर रहे होते हो, सुबह शाम कमेंट्स को गो थ्रू कर रहे होते हो, ये चीजें गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उससे कुछ सबक हासिल करना इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूवीज देखो, पिक्चर्स को देखो, टेबल एंड ग्राफ को देखो, लेकिन देखना सिर्फ मकसद नहीं है, देखना तो हर शख्स ही देख रहा है, उससे आपने हासिल क्या किया, दैट इज मेन पर्पस। तो बार बार यहां पे ये कहना चाह रहा है कि इट हेल्प्स जजिंग द एक्यूरेसी एंड वर्थ ऑफ द मैसेज, कि उसकी औकात क्या, उस मैसेज, उसमें मैं टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं। भाई मैं 2 घंटे एक चीज पे स्पेंड कर रहा हूं, सपोज अर्तुगरुल आजकल बड़ी सीरियल जो है ना वो इन है, आपको पता ही है। अब सिर्फ उसके सामने उसके टाइम वेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी लेंथी वो सीरीज है कि आप उसमें डेली देखना शुरू कर दें। आपने देखने के बाद से सबक क्या हासिल किया, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आपकी लर्निंग क्या होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि आप जिंदगी में विजुअल्स को गो थ्रू करो, क्योंकि वन पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर अगर 1000 वर्ड्स की इक्वल है, तो जस्ट लेट मी नो कि अगर आप एक वीडियो गो थ्रू करते हो, अगर एक मूवी गो थ्रू करते हो, उससे आप पे कितनी लर्निंग होगी। सो आई मस्ट से दैट यू हैव टू गो द विजुअल कम्युनिकेशन। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन गो थ्रू करना मकसद, हमारी नेशन की प्रॉब्लम क्या है कि हम विजुअल कम्युनिकेशन में सिर्फ उसको गो थ्रू करते हैं, उसको एंजॉयमेंट के लिए गो थ्रू करते हैं, फन के लिए करते हैं, उससे वो सीखते नहीं है जिस मकसद के लिए वो चीज बनाई गई होती है। ठीक है जी। The next paragraph, it is an established fact that we learn better from the words and pictures together than from the words and pictures alone। ठीक है जी। अब कहना ही चाह रहा है कि विजुअल्स में सिर्फ एक पिक्चर को दिखा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ग्राफ को दिखा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ वर्ड, सपोज एक पर्सन को आप देखते हो, देखिए, तो आप उसको नहीं अंडरस्टैंड करोगे या पर्सन का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस पर्पस के लिए आया है, उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगी। सपोज इफ यू सी अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसके साथ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी कि ये पर्सन व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ठीक है, जिस तरह से मेरा यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सपोज टू से समथिंग। तो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ एक चीज का दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिखाने के अलावा उसको बोलना भी है या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अभी आपके सामने हूं, तो सिर्फ पिक्चर या सिर्फ मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आवाज भी आनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट वी लर्न बेटर, हम जो ज्यादा अच्छा सीखते हैं वो फ्रॉम वर्ड्स एंड पिक्चर टुगेदर, हम दोनों को मिला के सीखते हैं। जब पिक्चर्स और वर्ड्स आपस में मिलते हैं, तस्वीर आपको दिखाई जाती है, अगर एक तस्वीर आपको दिखाई गई है और 10 लड़कों से या 10 स्टूडेंट से या 10 पीपल से उसकी डिस्क्रिप्शन ली जाए, तो 10 के 10 डिफरेंट उसके मीनिंग्स अखज़ करने हैं, डिफरेंट उसके मीनिंग ड्राइव करने हैं। लेकिन जब 7 डिस्क्रिप्शन होगी तो फिर सबकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, सबका जो इंटरप्रिटेशन होगी, सबको जो मीनिंग है वो सेम होगा। ठीक है जी। तो जब सिर्फ पिक्चर दिखाई जाती है तो हर एक जो माइंड है वो डिस्टॉर्शन में चला जाता है, हर एक माइंड जो है ना वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में चला जाता है। लेकिन जब उस पिक्चर के साथ हम वर्ड्स को अटैच करते हैं, तो अब जो वर्ड्स अटैच होते हैं, सब में जो मीनिंग्स, जो भी उस वर्ड्स को गो थ्रू करेगा पिक्चर के साथ, उसने उसका मतलब वही मत लेना है, उसका मीनिंग वही अखज़ करना है जो सब ने अखज़ किया, क्योंकि अब सबकी एक्सप्लेनेशन सेम होने वाली है। तो पिक्चर के साथ जो वर्ड्स हैं वो सबकी जो सोचें हैं, सबका थिंकिंग प्रोसेस, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक ही डायरेक्शन में लेकर आती है। ठीक हो गया जी। विजुअल कम्युनिकेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन आप, ठीक है, मैं आपके सामने ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो साथ विजुअल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है, ये विजुअलाइज कर रहा है। ठीक है, अब ये मुझे हेल्प आउट कर रहा है। दिस व्हाइट बोर्ड इज हेल्पिंग मी आउट टू सेंड यू द मैसेज कि मैं क्या आज क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो ओरल मैं टेबल भी बनाता हूं और मैं ओके बना सकता हूं, क्योंकि लाइक आपके जो टीचर हैं, लाइक के टीचर हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पे टेबल भी बनाते होंगे। ठीक है, तो वो ये जो टेबल का बनाना है वो किसके थ्रू आपको नजर आ रहा है, वो विजुअल कम्युनिकेशन, वो व्हाइट बोर्ड की इटसेल्फ कोई औकात नहीं है। देखो, इस व्हाइट बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, देखो इसको कोई, लेकिन जहां पे जो मैं चीज ड्राइव करूंगा उसका मतलब है। सो ये कहना चाह रहा है कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो आपको हेल्प आउट करती है, या जो विजुअल टूल्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाह रहे हो, आप क्या इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हो। यहां तक ओके हो गया। इसको हम ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिटर्न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न में तो हम इसको मोस्टली इस्तेमाल कर दिया। आपके सामने बुक है, तो ये जो बुक है, ये जो पेज है, ये जो बुक का पेज है, ये दिस द विजुअल। अब पेज पे आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपकी मर्जी है। आप इस पेज पे टेक्स्ट के थ्रू भी विजुअलाइज कर सकते हो, इस पेज के ऊपर आप टेबल्स भी विजुअलाइज कर सकते हो, इस पेज के ऊपर आप पिक्चर भी विजुअलाइज कर सकते हो, इस पेज के ऊपर आप ग्राफ भी विजुअलाइज कर सकते हो, इस पेज के ऊपर आप चार्ट्स भी विजुअलाइज कर सकते हो। वट एवर यू वांट यू कैन विजुअलाइज। ठीक है, तो ये जो पेज है इसकी अपनी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। उस पेज के ऊपर जिस तरह से अगर आप ओके, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। आपके पास जो पैसे हैं, सपोज यू टेक आउट द 100 रुपीज, अगर उस पेपर को देखो, उस पेपर की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू किससे बनी, उस पेपर के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्टैंप है, वो जो पूरा उसके नक्शा बना हुआ है, ओके, जो ऊपर साइन हुए हैं,
और जो गवर्नमेंट उसको गारंटी ऑथेंटिसिटी जो प्रोवाइड कर रही है कि ये 100 रुपीज़ ये आप कहीं से भी कुछ बाइंग कर सकते हो, ये उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। सो विजुअल की इट्स सेल्फ कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उस पर आप क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। जिस तरह डिफरेंट पीपल हैं वो विजुअल पिक्चर ओके उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उस पर्सन से आपको क्या वैल्यू क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज व्हाट यू मीन अबाउट। ठीक है, अब मेरा आपके सामने होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरा आपके सामने होने के बाद आप मुझसे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां तक ओके हो गया। नेक्स्ट इज जी अगेन विजुअल कम्युनिकेशन इज वेल फॉर बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेटर मेक यूज ऑफ विजुअल्स टू बेटर प्रेजेंट देयर मैसेज। ठीक है जी, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो अच्छे बोलने वाले होते हैं या जो अच्छे लिखने वाले होते हैं, वो टाइम के हिसाब से और जनरेशन के हिसाब से उनको पता होता है कि किस तरह के विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे तो मैसेज इफेक्टिवली डिलीवर होगा। यहां तक ओके हो गया। ओके, जो अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं, जो अच्छे बोलने वाले होते हैं या जो अच्छे ऑथर होते हैं, उनको पता होता है कि मैं अपने मैसेज को किस तरह से डिस्प्ले करूंगा, किस फॉर्म में डिस्प्ले करूंगा, वो सबसे अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि जब तक मैसेज अट्रैक्टिव नहीं होगा आप उस मैसेज को गो थ्रू नहीं करोगे। मैसेज को अट्रैक्टिव करने के लिए जैसे डिफरेंट टीचर्स हैं आजकल मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो जो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल है बेसिकली यू फील गुड, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन आई थिंक इट फील्स बेटर फॉर यू टू राइट डाउन। ठीक है, तो मैं जो विजुअल का इस्तेमाल कर रहा हूं वो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई टीचर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी जी। सो नेक्स्ट इज ग्राफिक्स कॉमनली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अब विजुअल कम्युनिकेशन में आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन जो टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, आजकल जो ग्राफिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आजकल जो न्यू वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन जो शो की जा रही है, वो बताना चाह रहा है कि वो कौन से हैं। ठीक है जी। सो कंप्यूटर हैव फैसिलिटेटेड बिजनेसेस टू एनहांस रिटन एंड ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, आप कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और मोस्टली जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो नंबर वन इज द फर्स्ट वन इज द आउटलाइन चार्ट। उसके बाद एक और लाइन है, द ग्राफिक फॉर्म्स डिस्क्राइब बिलो कैन इजीली बी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर यूजिंग द अवेलेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, आप कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप जिस तरह के भी विजुअल्स बनाना चाहते हो, जिस तरह के विजुअल डिफाइन करके इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना चाहते हो, यू कैन इजीली डू दिस टास्क जी। उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज द आउटलाइन चार्ट। पहला कौन सा है जी? आउटलाइन चार्ट। ठीक है जी, आउटलाइन चार्ट। अच्छा, आउटलाइन चार्ट जिस तरह से मैंने आपके सामने ये बना दिए, देखिए आपके सामने मैंने बना दिए, चैप्टर 5 है, विजुअल कम्युनिकेशन है। ओके, अब आपको पता है कि क्या डिस्कशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड द आउटलाइन चार्ट। कि आज हमने डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं, या डिस्कस क्या होने वाला है। ठीक है, सो प्रेजेंटर प्रेजेंट करने से पहले या इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन जो पॉइंट्स लिख रहा होता है या उसने जो पहले से पॉइंट लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटलाइन चार्ट। जिससे ऑडियंस को पता चलता है, जिससे लिसनर्स को पता चलता है कि यार व्हाट द टॉपिक इज गोइंग अबाउट, व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, वेयर दिस पर्सन इज राइट नाउ। ठीक है, सो आउटलाइन चार्ट एंड आउटलाइन चार्ट कैन बी टर्म एज अ प्रेजेंटेशनल आउटलाइन। ठीक है, मैं आपको सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, मैं किस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा हेल्पफुल है कि सबसे पहले आप आउटलाइन चार्ट डिफाइन करें। दीज स्टार्स फंक्शन एज अ स्पीकर्स नोट्स। ये मुझे हेल्प आउट करते हैं और आपको भी हेल्प आउट करते हैं बेसिकली कि अभी स्पीकर वेयर आई एम। ठीक है, तो स्पीकर के नोट्स होते हैं जिससे मुझे भी आइडिया होता है कि मैंने अभी जो कम्युनिकेशन करनी है वो विजुअल कम्युनिकेशन करनी है, रिटन कम्युनिकेशन नहीं करनी, या ओरल कम्युनिकेशन या कोई और टॉपिक, पीएम का टॉपिक नहीं छेड़ देना, कोई आईटी का टॉपिक नहीं छेड़ देना, बल्कि अभी जो मैं अभी डिस्कशन करनी है वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही करनी है। तो ये जो आउटलाइन चार्ट है बेसिकली स्पीकर को कन्फाइन रखता है, उसको एक कंट्रोल वे में रखता है कि उसने सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर रह के सारी डिस्कशन करनी है। Next is, it is common to have found a suggestion by such packages that you begin with a title,
देन अ टेक्स्ट बॉडी एंड फाइनली द प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, मैंने आउटलाइन चार्ट तो डिफाइन कर लिया, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले टाइटल होता है, जिस तरह से बुक में सबसे पहले टाइटल होता है, फिर मेन टेक्स्ट होता है, और फिर जिस तरह से मैं आपको डिस्कस करता हूँ, पहले आपको मैंने विजुअल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने बुक को गो थ्रू किया, और लास्ट में उसको फिर मैं समराइज भी करता हूँ कि मैंने क्या डिस्कस किया, इस टॉपिक का मतलब क्या था। ठीक है जी, सो पहले आपको मैंने विजुअलाइज तो करवा दिया कि मैंने क्या डिस्कस करना है, लेकिन विजुअलाइज करवाने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि टाइटल होता है। ठीक है, मैं आपको जब बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, ठीक, उस जो हेडिंग है उसका क्या मीनिंग है, उसके बाद मैं टेक्स्ट पर आता हूं, आपको टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, और फिर लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन भी देता हूं कि व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टुडे। ठीक है जी, सो रीडर्स एंड लिसनर कैन व्यू एन आउटलाइन ऑफ मेजर पॉइंट। ठीक है, रीडर्स एंड लिसनर्स, अगर तो आप सुन रहे हो तो जो लिसनर्स हैं वो फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार टाइटल क्या था, हेडिंग क्या थी, फिर बुक में क्या लिखा हुआ था, और फिर सर ने कंक्लूजन क्या दिया। और जब आप लिखते हो या जब आप रीड कर रहे होते हो तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि यार ये हेडिंग थी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, और ये फिर आखिर ने आकर में उसको समराइज किया। ठीक है जी, सो रीडर एंड लिसनर कैन व्यू एंड आउटलाइन मेजर पॉइंट्स, हाउएवर द प्रेजेंटर और स्पीकर मस्ट बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं स्किलफुल नहीं होगा, अगर मुझे नहीं पता होगा कि मैंने टॉपिक कैसे स्टार्ट करना है और कैसे फिनिश करना है, तो फिर मैं आउटलाइन चार्ट की सत्यानाश कर दूंगा। ठीक है, आउटलाइन चार्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मुझे पता हो कि मैंने टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है, उसको फिर एक्सप्लेन कैसे करना है, कौन सी एग्जांपल्स कोट करनी है, और उसके पर मैंने क्लोज कैसे करना है। ठीक हो गया जी, तो ये हाउ द प्रेजेंटर और स्पीकर मस्ट बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्किल इन प्रोग्राम, otherwise all efforts can end up in smoke and reader might find these lines too brief, dull, uninteresting or incomplete। ठीक है जी, तो ये कहना चाह रहा है कि जो स्पीकर है उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि टॉपिक कैसे स्टार्ट करना है, कि उसको कैसे फिनिश करना है, विद इन टाइम कैसे उसको स्टार्ट करना है, विद इन टाइम कैसे फिनिश करना है, तभी उसका मैसेज अट्रैक्टिव हो पाएगा। अगर उसको ये नहीं पता कि यार मैंने शुरुआत टॉपिक कैसे करनी है, और टॉपिक को मैंने क्लोज कैसे करना है, और कैसे मैंने क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, और किस मौके मैंने कौन सी एग्जांपल कोट करनी है, तो फिर जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन अनइंटरेस्टिंग होने वाली है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग होने वाली है, आप उसकी स्पीकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर ऑथर जो है, जो लिखने वाला है, अगर उसने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, उसने आपको प्रॉपर पहले उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, फिर उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, और प्रॉपर्ली उसको कंक्लूड नहीं किया, तो फिर भी आप उसकी राइटिंग को इतना मैटर नहीं करोगे। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रेजेंटेशन आप रिटन फॉर्म में दे रहे हो या चाहे आप प्रेजेंटेशन ओरल फॉर्म में लाइक बोल के दे रहे हो, तो आपने आउटलाइन चार्ट को बड़े ध्यान से फॉलो करना होता है। ये बताता है कि आप, ठीक है, कई लोग हैं बेटा उनके पास नॉलेज तो बड़ा है, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक अच्छे प्रेजेंटर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। आजकल के दौर में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसकी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। नॉलेज की वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से डिस्प्ले करते हो, आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कन्वे करते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन्फॉर्मेशन गेन करो, ओके, दैट्स वन पार्ट, लेकिन इन्फॉर्मेशन को आपको पता हो कि जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है, जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर की है, अब इन्फॉर्मेशन को आपने डिसमिनेट करना है। सो डिसमिनेट जो करना है वो आपने किस तरह से डिसमिनेट कर, जितने अच्छे तरीके से डिसमिनेट करोगे, इतने ही अच्छे तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो लिसनर्स के ऊपर आएगा। सो आई एम डन विद द फर्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दी टेबल्स। ठीक है जी, सो पहला पॉइंट मैंने डन कर दिया ताकि आपको पता हो कि मैंने आउटलाइन चार्ट को डिस्कस कर लिया है। नाउ आई एम ऑन द सेकंड। अच्छा, टेबल मैं बनाता हूं। यहां पे सपोज मैंने ये टेबल बना दिया, ये देखें टेबल बना दिया, ये टेबल बना दिया, ये देखें ये टेबल है। अब मुझे ये बताएं कि इस टेबल की अपनी कोई औकात है, इस टेबल की अपनी कोई वैल्यू है? क्या शो कर रहा है? दिस टेबल गॉट नो वैल्यू, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस टेबल में जो वैल्यूज इंटर करूंगा, दोज वैल्यूज गॉट द इंपॉर्टेंस। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो गया कि हम टेबल को ही वैल्यू समझ बैठे हैं। दिस इज द डिफरेंस। यू हैव टू हैव द विजुअल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में जो वैल्यूज हैं उनका क्या मतलब है।
ठीक हो गया जी। तो इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सो टेबल फॉलो द आउटलाइन फॉर्मेट। आउटलाइन फॉर्मेट एक आउटलाइन फॉर्मेट है, आप चीजें आउटलाइन हो जाती हैं, ओके, नंबर्स, ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे आती है, एक आउटलाइन फॉर्मेट पे आती है। अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ नंबर लिस्ट, उसमें नंबर्स होते हैं। Here quantitative and or qualitative information is presented in rows and columns। अच्छा, अगर मैं इस टेबल में सिर्फ नंबर्स लिख दूं, सपोज मैंने यहां पे नंबर लिख दिए 5 6 9 8 7 4 1 9 10, क्या शो कर रहा है? Is there got any meaning here? Is there any particular specified meaning here? There's no meaning here। देखिए, ये कोई शो नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि व्हाट दिस नंबर्स आर ऑल अबाउट। देखिए, ये जो नंबर्स है क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जो चीज सपोर्ट कर रही है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो क्वालिटी है, पीछे कोई डिस्क्रिप्शन भी हो। सपोज आप नंबर्स डिफाइन कर रहे हो और यहां पे मैं लिखता हूं, सपोज मैं कुछ भी यहां पे लिखता हूं, सपोज यहां पे मैं लिख दिया A, यहां पे लिख दिया मैंने B और यहां पे लिख दिया मैंने C। ठीक है, मैंने ये तीन डिस्क्राइब कर दिए, तीन मैंने यहां पे ABC। अब कोई बात समझ में आ रही है कि सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C। अब जो सपोज ओके, ये फर्स्ट टेस्ट था, आउट ऑफ 10 मार्क्स ये फर्स्ट टेस्ट है और ये सेकंड टेस्ट है, सपोज ओके, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स A, B, C। ओके, अब यहां पे ये शो कर रहा है कि ए स्टूडेंट ने फर्स्ट टेस्ट में 6 मार्क्स लिए और सेकंड में 9 मार्क्स लिए, सेकंड स्टूडेंट ने, बी स्टूडेंट ने 8 फर्स्ट टेस्ट में। अब इस यहां पे हमारे लिए कंपेयर करना आसान है। बेसिकली जो टेबल्स बनते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन समराइज हो जाती है, एक तो इंफॉर्मेशन को हम कंट्रोल वे में कर लेते हैं, एक फॉर्मेट में ले आते हैं, ओके, और सेकेंडली इससे हमारा एनालिसिस करना आसान होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना आसान होता है कि अगर ए स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है तो ए स्टूडेंट अगर फर्स्ट टेस्ट में उसने 6 मार्क्स लिए हैं तो बी ने कितने लिए हैं और सी ने कितने लिए और सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है। एंड आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल दीज टेबल्स यू कैन सी दैट द सी स्टूडेंट गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन टेस्ट 1 एंड in second test as well C student got the maximum marks। so this is the main purpose behind okay defining a table कि जिससे हम किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं या नंबर्स को या सेल्स को या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हम गो थ्रू कर सकते हैं। यहां तक ओके हो गया जी। सो दे फैसिलिटेट कंपैरेटिव एनालिसिस एज वेल। ठीक है, इससे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। प्रिसाइज फिगर्स आर परमिटेड एंड डेप्थ रिव्यूज फैसिलिटेड। अब प्रिसाइज फिगर्स, एग्जैक्ट जो फिगर्स होती हैं वहां पे लिखते हैं, जो जिसने जो नंबर्स गेन किए हमने वो नंबर्स यहां पे मेंशन कर दिए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स आर प्रिसाइज फिगर्स आर परमिटेड, इन डेप्थ रिव्यू इज फैसिलिटेटेड कि हम पर इन डेप्थ रिव्यू कर सकते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने किस टेस्ट में क्या मार्क्स गेन किए हैं। However, if not used properly, they can appear visually dull। अगर मुझे टेबल बनाने का नहीं पता होगा, अगर मैं प्रॉपरली टेबल नहीं बनाऊंगा तो वो आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है जी। इट इज टू अर्ज समटाइम्स दैट दे आर मोर यूजफुल इन रिटन कम्युनिकेशन देन ओरल प्रेजेंटेशन, स्पेसिफिकली व्हेन दे आर टू डिटेल एंड इंक्लूड टू मेनी आइटम्स। ठीक है जी। अब ये कहना चाह रहा है कि ओरल में हम उसी टेबल नहीं बना, जिस तरह से मैं अपनी थ्योरी का मेरा कोर्स है तो इसमें मैं टेबल्स नहीं, मैं क्या बनाऊं। लेकिन जो थ्योरी ओरिएंटेड नहीं होते, जो ज्यादा टेक्स्ट ओरिएंटेड नहीं होते, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे टेबल का इस्तेमाल होता है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में एज सच मैं टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको मैं क्यूएम पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली आई विल यूज टेबल अ लॉट, क्योंकि वहां टेबल की बात बनती है। तो ये भी देखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस विजुअल की बेस पे है। मेरा जो कोर्स है वो ज्यादा आउटलाइन चार्ट की बेस पे है, क्यूएम जो है वो किसकी बेस पे है, देखिए वो टेबल्स की बेस पे है। अब आईटी जो है वो किसकी बेस पे है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो हर कोर्स की एक अपनी नोयत होती है, उस कोर्स के मुताबिक आपने विजुअल्स को दिखाना होता है। यहां तक ओके हो गया जी।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इट इज टू समटाइम दैट दे आर मोर यूजफुल इन रिटन कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन है वहां पे तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, लेकिन ओरल में हम ज्यादा टेबल्स वगैरह नहीं बनाते। जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है जी। दे आर मोर यूज फॉर रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन, स्पेशली व्हेन दे आर टू डिटेल एंड इंक्लूड टू मैनी। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है, तो फिर उसमें हम टेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। द एक्सेसिव डिटेल माइट गेट द रीडर डिस्ट्रैक्टेड। कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक टेबल बनाया और टेबल आपने बहुत बड़ा बना दिया, सपोज मैंने टेबल बनाया यहां से शुरू किया और यहां तक मैं, और छोटी छोटी मैंने रोज बनाई, सपोज ये एक टेबल मैंने बनाया, ये देखें ये टेबल बनाया, अब मैं ऐसे टेबल बनाई जा रहा हूँ, बनाई जा रहा हूँ, बनाई जा रहा हूँ, बनाई जा रहा हूँ, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये टेबल, ये देखें ये देखें। अब मैंने यहाँ पर इतनी लाइनें बना दी, इतनी लाइनें बना दी, इतनी लाइनें बना दी, इतनी लाइनें बना दी, ये देखें बनाई जा रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो टेबल बनेगा इसमें जो नंबर्स होंगे, इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना इजी है या डिफिकल्ट है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कहना चाह रहे हैं कि टेबल भी कुछ ही रोज और कुछ ही कॉलम्स अच्छे लगते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, याद रखना, ठीक है। जरूरत से जो हर चीज ज्यादा होती है वो बेनिफिशियल नहीं होती। अगेन आई एम सेइंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लाइक खाना इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर ज्यादा खाओगे तो आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। सोना इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप 12-12 घंटे 15-15 घंटे सोने वाले हो फिर भी आपकी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है जी। एक्सरसाइज इज अ गुड थिंग, अगर ज्यादा एक्सरसाइज करोगे फिर भी प्रॉब्लम है। तो कहना चाह रहे हैं कि हर चीज मैना रवि में रहेगी, टेबल भी आप मैना रवि में रखोगे, मुनासिब अप्रोप्रिएट टेबल अप्रोप्रिएट रोज एंड कॉलम्स को आप करोगे तो ही आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एज अट्रैक्टिव एज इट मस्ट बी। उसके बाद बेटा दिस इज डन। नाउ थर्ड वन इज द बार ग्राफ दैट आई एम गोना गो थ्रू नाउ, ठीक है जी। अब मैं किसको गो थ्रू कर रहा हूं? बार ग्राफ को, बार ग्राफ जी। सो द सेकेंड वन इज टेबल, ये भी हो गया। थर्ड वन इज द बार ग्राफ जो हम गो थ्रू करने वाला हूं। यहां पे अब सीन ये होता है कि उसी इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट बार्स की शो में, आगे पिक्चर आप देखो जो उसने ग्राफ बनाया हुआ है, उसको बार बना दिए, डिफरेंट है ना, ऐसे वर्टिकल बार्स बना दिए। उस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये अगर हम इसको, अगर आप पावर पॉइंट में जाएं तो वहां पे ये सारे ऑप्शंस गिवन है, और आप आईटी में, ये बेसिकली जो ये टॉपिक है ये आईटी का टॉपिक है, और जब आईटी आप सारा गो थ्रू करोगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि बार ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, या आगे जो लाइन चार्ट है वो कैसे बनाई जाती हैं, एरिया ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ये सारे इंशाल्लाह आप आईटी में डीपली गो थ्रू करोगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन जो इन डेप्थ आपने प्रैक्टिस करनी है वो आईटी कोर्स में करनी है जी। सो बार ग्राफ्स आर आल्सो कॉमनली टर्म एज द बार चार्ट्स एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज, ठीक है। इनको दूसरा नाम क्या है, वो बार चार्ट्स भी बोलते हैं या बार ग्राफ भी बोलते हैं, और मल्टीपर्पज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है जी। दीज आर ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये किस तरह से बनते हैं? इस तरह से ये है, ये एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ये क्या है आपको पता ही है, ये क्या है जी, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, this is the x axis and this is the y axis, ओके जी। ये x axis जो है वो किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, और y axis किस पे है, वो वर्टिकल पे है जी। Often y axis represent unit of measurement and x axis explain a data classification or unit or data being used, ठीक है जी। अब ये जो y axis है, ये सपोज ए स्टूडेंट है या बी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, उसका साइज, ओके, जो भी चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने वॉल्यूम में कितनी ज्यादा है, अपनी परफॉर्मेंस में कितनी हाई है, उसने नंबर्स कितने गेन किए हैं, या उसकी लेंथ क्या है, या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, या उसकी इंटेंसिटी क्या है, इन चीजों को मेजर किया जाता है वाई एक्सिस में, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसकी बात हो रही होती है, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस में होती है, और जिसको डिस्कस करते हुए
उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, वो उसने सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ए स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं उस हिसाब से उसका बार चार्ट बन जाएगा, बी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। सपोज अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे ये आ गया ए, यहाँ पे ये आ गया बी और ये आ गया सी, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं जी, वो 10 है। यहां से 0 से स्टार्ट करें, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये सपोज कि 10 तक पहुंच गया, ठीक है जी। सपोज ये 10 तक पहुंच गया, इस तरह करते करते, ठीक है जी। इसको मैं अगर प्रॉपर वे में लिखूं तो ये देखें, ये यहां से 1 स्टार्ट हुआ, यहां पे 5 स्टार्ट हुआ और यहां पे 10 स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। अब अगर हमने कंपेयर करना है, ए स्टूडेंट यहां पे 6 है तो मैंने कहां पे जाना है, ये 6 है तो मैंने अपना टेबल यहां पे यहां तक लेके जाना है, ठीक है जी। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ज्यादा हो गया बीच में, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको भी ऐसे कर देता हूं और ये हो गया, ठीक है जी। सपोज ये हो गया, ठीक है जी। अब ये देखें, ये 6 है, अब ये 6 ये बन गया एक, ठीक है, ये 6 ये एक बन गया, ये देखें ये बन गया, ठीक है। अब जो सेकंड है, अब सेकंड टेस्ट में सपोज हम फर्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, अब बी ने जो मार्क्स गेन किए वो कितने किए, 8 किए, तो हम 8 पे चले जाते हैं, ये देखें हम 8 पे चले गए, ठीक है। और सी पे जो है उसने कितने मार्क्स गेन किए, 9 किए, तो हम 9 पे चले गए, ये देखें। अब मुझे ये बताएं कंपेयर करना आसान है कि नहीं है, कितना इजी हो गया हमारे लिए कंपेयर करना, कितना इजी हो गया हमारे लिए कंपेयर करना ए बी एंड सी। ये ओके हो गया, ये ओके ओके। तो दिस इज व्हाई वी मेक अ बार ग्राफ, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। आप उनके सामने सिर्फ ये डिस्प्ले कर दें, दे विल अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं विजुअल लिटरेसी, दे विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बात हो रही है। यहां तक ओके, यहां तक फाइन है जी। जस्ट अ सेकंड जी। ओके सो दे आर बेस्ट फॉर मेकिंग कंपैरिजन एंड ट्रेंड्स। नेक्स्ट है बेटा, दे आर बेस्ट फॉर मेकिंग कंपैरिजन्स एंड, इससे हम कंपेयर करना बड़ा हमारे लिए आसान होता है। कलर्स एंड क्रॉस हैचिंग इंक्रीज विजुअल अपील। कलर्स एंड क्रॉस हैचिंग्स, अब देखो इसको हम डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे। अब डिफरेंट क्रॉस हैचिंग होता है, डिफरेंट तरह से आप उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि उसको ताकि जो देखने वाला है वो उसको देख के अच्छा फील करे, उसमें हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर दी, इस तरह से ड्रॉ कर दी, इस तरह से ड्रॉ कर दी, डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि उस बार ग्राफ को हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफरेंट क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक इट विजुअली मोर अट्रैक्टिव। However, this visual appeal may overwhelm the content। हाँ, अब ये ना हो कि आप ज्यादा जो फोकस का, अगर आपने क्रॉस हैचिंग को ज्यादा ब्यूटीफाई कर दिया, अगर आप कलरिंग ज्यादा अच्छी कर दी या ज्यादा आपने तेज कर दी, तो अब लोग जो है ना मैसेज पे कम फोकस करेंगे और उनकी जो अट्रैक्शन होगी, यार कितना अच्छा बना हुआ है यार, अब कितना अच्छा बना हुआ है नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, वो उस जो बना है उससे मैसेज का मेरा डेट इज इंपॉर्टेंट। कहना चाह रहा है कि विजुअल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम क्रॉस हैचिंग कलरिंग पे चले जाते हैं तो समटाइम हम इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम जो असल मकसद होता है, जिस तरह प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन देते हुए आप जनाब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हो, तो बहुत आपने स्लाइड्स भी इतनी अच्छी पिक्चर्स ऐड कर ली, इतनी अच्छी वीडियोज ऐड कर ली, इतने टेबल बना दिए, वो तो ठीक है। अब वो लोग जो है ना सिर्फ उसकी बेस पे अट्रैक्ट, हाँ सम टाइम लोग सिर्फ उसकी बेस पे अट्रैक्ट, लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं कि इससे हमें सीखने को क्या मिलेगा। कहना ये चाह रहा है ओवरवेल्म, सम टाइम हम जो अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छी पिक्चर्स, अच्छी वीडियोस, ठीक है होना चाहिए, लेकिन आपका मैसेज भी, आपकी डिलीवरी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ ये चीज़ें अच्छी कर लो और आपकी अपनी डिलीवरी जो है ना, आपका अपना मैसेज जो है वो इतना अच्छा ना हो जी। care should also be taken while including detail, as too much information might force letters to be
स्मॉल टू रीड, ठीक है जी। यही बात है कि अब देखो इसको मैंने बनाया तो अब टू स्मॉल इंफॉर्मेशन, अब मैं यही इसको इतना सा बना दूं, सपोज इसको मैं इतना सा बना दूं, ओके, और यहां से मैं स्टार्ट करूं और यहां पे मैं 10 लिख दूं और यहां पे मैं ए लिखूं और यहां पे मैं बी लिखूं और यहां पे मैं सी लिखूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 5 लिखूं, अब मैंने इतना स्मॉल लिख दिया है, अब ये इतनी मैंने स्मॉल इंफॉर्मेशन कर दी है कि अब या मैंने इसमें इतनी ज़्यादा इतनी इसी स्पेस से मैंने को 15-20 जो है बार ग्राफ ऐड कर दिए हैं, वो भी आपके लिए सही नहीं है। अगेन वो ये कहना चाह रहा है कि मुनासिब साइज में और मुनासिब ही बार जो है ना वो अच्छी लगेंगी। अगर आप टू मैनी बार्स बना देते हैं या टू स्मॉल आप बार्स बना देते हैं तो वो भी आपके लिए विजुअली अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है जी। अब जैसे टू स्मॉल आपको समझ ही नहीं आ रही तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। और आप मजे की बात है, आप इसी में से जितनी ज्यादा वैल्यूज ऐड करते जाओगे इतना ही वो स्मॉल होता है। सपोज आप 10 है, यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो, इसी प्लेस में आप 100 भी कर सकते हो, लेकिन 100 में फिर 10 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा, करते करते 100 यहाँ पे आएगा, तो फिर इसमें जो होना है वो इतना सा हो जाना है, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट पेज है, इट मेक्स यूज ऑफ अ बार्स टू एग्जिबिट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, ठीक है जी। इससे हमारे लिए कंपेयर करना आसान है कि ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है और सी क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ विच आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल। अब हर बार ग्राफ का अपना मकसद होता है, ये नहीं है कि जो आपका दिल करे आप बनाना शुरू कर दें। हर ग्राफ का एक खास पर्पस डिफाइन होता है, जब तक आप उसको उसके पर्पस के मुताबिक डिफाइन नहीं करोगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। इंटरचेंजेबल नहीं है, इंटरचेंजेबल होता है कि हम ये नहीं है कि हम ये मतलब इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लें, इसकी जगह ये, ऐसा नहीं हो सकता। जिस मकसद के लिए डिफाइन है उसी के लिए ही आप बना सकते हो, आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ईच टाइप इज गुड फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन, हर एक अपना पर्पस होता है कंपैरिजन करने का। द कंपैरिजन यू इंटेंड टू मेक वो डिटरमिन द टाइप सूटेबल फॉर योर एनालिसिस। वही बात है कि जिस मकसद के लिए, देखिए, जिस मकसद के लिए आप एनालिसिस करना चाह रहे हो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स सिखाए जाएंगे। ये बेसिकली आईटी में आपको आगे चल के सिखाया जाएगा कि कौन सा एनालिसिस होगा तो किस तरह का टेबल बनेगा, किस तरह की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को जज करना होगा तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपको आईटी में डिटेल में बताया जाएगा कि किस मौके पे आपने कौन से ग्राफिकल स्टफ का इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में आपने कौन सी ग्राफिक्स को या कौन से विजुअल टूल को इस्तेमाल करके आपने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। बेसिकली ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है टॉप मैनेजमेंट के लिए होती है, वही सिर्फ इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आम बंदे के लिए अंडरस्टैंड करना क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है जी। सो द मेजर काइंड ऑफ बार ग्राफ इंक्लूड वर्टिकल बार। ये जो बार ग्राफ है ये सिंपल बार ग्राफ है, सिंपल वर्टिकल। आप देखो सिंपल वर्टिकल बार ग्राफ है। देन स्टैक वर्टिकल बार ग्राफ, स्टैक्ड होता है, ये स्टैक्ड होता है जी। एक ही बार ग्राफ बना दी, ये देखो एक ही बार ग्राफ बना दी, अब उसमें 3 डिफरेंट बार ग्राफ, ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है, ठीक है, ये बी का पोर्शन है और वो सी का पोर्शन। अब ए को मैंने फिर ऐसे कर दिया, या मैंने बीच में लिख दिया ए का पोर्शन है, ये मैंने बीच में लिख दिया ये बी का पोर्शन है और ये सी का पोर्शन है। इसको जैसे मैंने वहां पे लाइन स्केच की थी ऐसे ही कर दूं और इसकी मैंने ऐसे स्केच की थी ये वैसे ही कर दूं। अब ये स्टैक्ड है जिस तरह से वो लेयर्स, मतलब एक ही बार ग्राफ में, ये देखो एक ही बार ग्राफ में, ये देखो एक ही बार ग्राफ में डिफरेंट लेयर्स बना दी ए बी एंड सी, जिसे कॉल्ड स्टैक्ड वर्टिकल बार ग्राफ। कि अब एक ही बार है उसमें आपने स्टैकिंग कर दी है, उसके आपने क्लासिफिकेशन कर दी है। इस केस में आपने 3 बार्स में क्लासिफिकेशन की है और इस केस में आपने एक ही बार की क्लासिफिकेशन की है इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक हो गया जी। स्टैक वर्टिकल बार ग्राफ 3 डायमेंशनल 3Ds आजकल जो बनते हैं आपको पता ही है कंप्यूटर के थ्रू। स्टैक वर्टिकल दोबारा उसको उसने रिपीट कर दिया, स्टैक वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। कई दफा ऐसे बार ग्राफ भी बन जाते हैं लाइक इस तरह से, ऐसे करके, ये देखो सॉरी, ये देखो समटाइम ऐसे करके बार ग्राफ बन जाते हैं, ये इस तरह करके। अब इनका पर्पस कुछ और होता है, ये इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन आई एम सेइंग, अब हर बार ग्राफ का अपना पर्पस होता है, ठीक है। अब ये जो है और ये जो है, अब ये दिस इज द वर्टिकल बार ग्राफ, इसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है, इसका एक अपना पर्पस है जी। सो आई एम डन। अब जिस तरह से इसमें आप देखो बार ग्राफ, बार चार्ट जो बनाया गया है, केमिस्ट्री, अब 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब 5 एक कॉलेज है,
उसमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और 5 सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है वो चेक करनी है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो फौरन पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स में जो इको लिखा जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो मैक्सिमम इनरोलमेंट है दैट इज अराउंड 340, आई मस्ट से अराउंड 340। उसके बाद जो इनरोलमेंट है वो पॉलिटिकल साइंस में है दैट इज अराउंड 250। उसके बाद जो इनरोलमेंट है वो साइकोलॉजी में है दैट इज अराउंड 230। उसके बाद जो इनरोलमेंट है वो केमिस्ट्री में है दैट इज अराउंड 160 और उसके बाद इनरोलमेंट है वो फिजिक्स में दैट इज एग्जैक्टली 150। ठीक है जी। तो कितना आसान है आपके लिए, देखो कितना जल्दी से मैंने एनालिसिस कर लिया और 1 सेकंड में पता चल जाता है कि इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट जो है ना मैक्सिमम, दिस इज फॉर द टॉप मैनेजमेंट। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उनको आप डिटेल में समझाना शुरू कर दे, उनको सिर्फ ये बार चार्ट शो कर दोगे, उनको सिर्फ ये बार ग्राफ बता दोगे तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। यहां तक ओके हो गया? सो आई एम डन विद दी 3 पॉइंट्स। यहां तक फाइन है? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? शुड आई मूव ऑन? ओके जी। सो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है जी? जी बताएं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट जी, पाई चार्ट आपको क्या समझ में आया जी? एनी आइडिया? पाई चार्ट आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, आई गिव यू वन एग्जांपल। घर में पिज्जा आता होगा समटाइम्स, ऐसा ही है ना? अब पिज्जे के जो पीसेस होते हैं, ओके, जब आपको पिज्जा मिल रहा होता है तो आप सबसे पहले कंपेयर करते हो कि यार इसके 4 पीसेज हैं या 8 पीसेज हैं, तो यार किसी के पास ज़्यादा तो नहीं है कि मेरा जो पीस है, मेरा जो स्लाइस है, क्या वो बाकियों के बराबर है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए कि अक्सर ऐसा होता है बेटा कि बच्चे जो है ना वो झगड़ा करते हैं, उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। देखिए, तो ये एक पाई एक पूरा एक सर्कल होता है, पाई चार्ट एक पूरा सर्कल होता है कि हम पूरी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो सर्कल में होती है, लेकिन उसमें से हम जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं पाई। यहां तक ओके हो गया? नाउ लेट मी मेक फर्स्ट लेट मी राइट द पाई चार्ट। पाई चार्ट, और पिज्जा भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? देखिए, अब इसमें से मैं एक आर्क सी बना लेता हूं, ये एक स्लाइस है, ठीक है जी। अब सपोज इसकी मैं एक्सप्लेनेशन इस तरह से देता हूं कि सपोज कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट, ओके, या चलो कंपनी की जो सेल है वो 1 साल की सेल है, एक पूरे साल की सेल वो हमारे सामने है, और जो पूरे 1 साल की सेल है वो कितनी है जी? सपोज दैट इज 200 मिलियन। 200 मिलियन कितने बनेंगे जी? जी 20 करोड़ बनेंगे, ठीक है जी। 20 करोड़ की सेल है। अच्छा, उसमें हम डिटरमिन करना चाहते हैं जी, अब 1 साल की सेल में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक की सेल जो है वो सपोज वो है, ये कितनी बन जाती है जी? सपोज ये बन जाती है आपके पास जी 15%। ये सेल कितनी बन गई आपके पास? 15%, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट है जिसकी सेल है आपके पास, ये कर ली, ठीक है, उसकी सेल ये कितनी बन गई जी? सपोज 30%, ठीक है। 30 15 कितना हो गया जी? 45 सपोज। अब एक और हमारे पास प्रोडक्ट है जिसकी सेल है वो इतनी है, ठीक है। अब ये कितनी बनी जी? ये कितनी बनी? 40 सपोज 40%, ठीक है। इसको मैं 10 कर देता हूं और इसको 15 कर देता हूं। ये 15% और ये हो गई 10%, ये 10%, ठीक है जी। सपोज, तो इस तरह से हम डिफरेंट स्लाइसेस बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल सेल 200 मिलियन की थी, तो ए प्रोडक्ट की क्या सेल थी, बी प्रोडक्ट की क्या सेल थी, सी प्रोडक्ट की क्या सेल थी, और डी प्रोडक्ट की क्या सेल थी। अब जब हम ए प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी स्लाइड थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी। लाइक कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, जब उसको क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह से प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेक्स्ट में बता रहा है कि ये स्लाइड कैसे डिफाइन करते हैं। यहां तक ओके हो गया? डिड यू अंडरस्टैंड? सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन जी। सो दीज आर स्पेशल चार्ट दैट यूज पाई स्लाइसेस टू शो रिलेटिव साइज ऑफ डाटा। जहां भाई वर्ड रिलेटिव का होगा कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं,
अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। तो जहां पे भी वर्ड रिलेटिव का आएगा इसका मतलब है कि हम उसको कंपेयर कर, जैसे रिलेटिव होते हैं आपके तो रिश्तेदार, तो आप कंपेयर कर रहे होते हो कजन्स के साथ, अपने दूसरों, मतलब जो आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कंपेयर हो रहा होता है ना। तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कि जहां पे आप अपने आप को, अपनी पोजीशन को दूसरों के साथ, जो आपके क्लोज होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, या जिनके साथ आप एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ आप कंपेयर करके अपनी जिंदगी आगे रन कर रहे होते हो कि वो कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ पे, उसका मुकाबला करते हो, मैं उससे आगे निकल के दिखाऊंगा। ऐसा होता है ना हमारे कल्चर में। तो जहां पे भी रिलेटिव का वर्ड आएगा वहां पे आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि कंपैरिजन की बात हो रही है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफिकल ग्राफ, एक सर्कल में होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स टू शो द प्रोपोर्शन इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस को शो करते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स, नंबर्स में शो करते हैं जी। द आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट। जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही आर्क रिप्रेजेंट होगी। 10% की जो है ना वो लेंथ कुछ और है, 30% की कुछ और है, 40 कुछ और है, 15 कुछ और है। तो जितना वो साइज होगा उस हिसाब से उसकी आर्क बन जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। इट सेटिस्फाई द नीड टू शो रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। इससे हम डिफरेंट कैटेगरीज के साइजेस को डिटरमिन कर सकते हैं। एंड द परसेंटेज दैट ईच कैटेगरी एड टू द होल। अगर हम इस सारी परसेंटेज को होल करें तो 100 बनेगा, ठीक है। 70, ओके, इट्स 70 और ये 30। सपोज लेट मेक इट, अच्छा ओके मैंने 95 कर दिया, 15 और 15 कर लो, ठीक है, दोनों इक्वल कर लो, इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल भी हैं, तो दोनों को इक्वल कर लिया तो 15 एंड 50, ठीक है जी। आप 70 और अगर को पूरा, अब सारी परसेंटेज को अगर ऐड करेंगे, अगर सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो एज अ होल ये इक्वल टू 100 आएगा, ये इक्वल टू होल वैल्यूज आ जाएगा, जो भी आपकी होल वैल्यूज है। अब जो 200 मिलियंस में मतलब 40% जो सेल हुई है वो हमने ऐसे शो कर दी, जो 30% सेल हुई है वो ऐसे कर दी, जो 50% सेल हुई है वो ऐसे कर दी, और फिर जो 50% सेल हुई है वो हमने इस तरह से शो कर दी है जी। वन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पाई कैन बी लिफ्टेड और इन ऑर्डर टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट स्पेसिफिक कैटेगरी। अब हम एक स्लाइस को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ओके, उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा कंप्यूटर में तो वो 40% को प्रोमिनेंट कर, जिस तरह से उसने एक लिफ्ट कर दिया है। सपोज यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा, आइटम सी है आई गेस, तो वो जो आइटम सी है वो प्रोमिनेंट हो गया। अब उसकी डिस्कशन हो रही है ताकि आपको पता हो कि जब आप बता रहे हो किसी को यार कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट द 30% सेल्स नाउ, अब उसको पता हो, सबको ऑडियंस को पता हो कि 30% सेल्स की बात हो रही है। अब जब भी वो आर्क प्रोमिनेंट हो जाएगी, जब भी वो आर्क डिफरेंट हो जाएगी, देखो फ्रॉम अदर आर्क्स ये आर्क डिफरेंट हो गई, ये स्लाइड डिफरेंट हो गया। अब आपके लिए समझना आसान है कि इस आर्क की बात हो रही है। दे आर कॉमनली यूज फॉर बोथ ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। इनको हम ओरल में भी इस्तेमाल करते हैं और रिटन में भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप बेटा अभी तो आपको समझ नहीं लग रही कि ये ओरल में कैसे इस्तेमाल करते हैं और रिटन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइन में जाओगे, जब आप आर्टिकलशिप पे जाओगे, तो जब आपने वहाँ प्रेजेंटेशन देनी होगी, डायरेक्टर्स को देनी होगी, मैनेजर्स को देनी होगी, पार्टनर्स को देनी होगी, तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपने किस तरह से ये जो है ना वो विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पाई चार्ट का इस्तेमाल करना है, किस तरह ग्राफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। वहां पे आपको ये जरूर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ नाउअडेज। तो ये बेसिकली आपको उस टाइम के लिए तैयार किया जा रहा है कि जब आपने उस टाइम पे प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। इनको आप एक्चुअल जो सीखने वाले हो वो आप IT में सीखने वाले हो। However, data should be picked up carefully as use of too many values may blur distinctions. ठीक है जी। वही बात है कि अब मैंने 4 स्लाइसेस बना दिए हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई 20 स्लाइसेस बना दूं तो क्या वो इजीली अंडरस्टैंड होगी। अब 4 स्लाइसेस अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 40% की बात हो रही है या 30% की बात हो रही है या 15% की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5% कर दूं, फिर 2% कर दूं, फिर 3% कर दूं, फिर 10% कर दूं, फिर 2.5% कर दूं, तो वो इतनी ज़्यादा स्लाइसेस बन जाए तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। जो ये बात कर रहा है वो इस तरह से कह रहा है, अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूँ और मैं जनाब ऐसे डिफाइन करना शुरू कर दूँ, फिर मैं एक ऐसे डिफाइन करूं, फिर मैं एक ऐसे को डिफाइन करूं, फिर ऐसे डिफाइन करूं, फिर ऐसे डिफाइन करूं, फिर छोटा डिफाइन करूं, फिर ऐसे डिफाइन करूं, फिर ऐसे डिफाइन करता जाऊं, तो ये एक सूरज की किरणें, वो जो सीन है वो तो नजर आएगा।
एक अच्छी ड्राइंग तो नजर आएगी, लेकिन इससे आपके लिए मैसेज ड्राइव करना इज गोइंग बी वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है बेटा, सो आई एम डन टिल हियर। आई होप that you would have understood the topic today. I tried my level best. Okay, कभी अच्छे मूड में प्रेजेंटेशन हो जाती है, कभी अच्छे मूड में नहीं होती, but I need your cooperation that that if the topic is not up to the mark, okay, still क्योंकि people feel different every day. Sometimes people feel good, sometimes people don't feel so good, okay ji, but our responsibility is to present you in any situation, whether we are feeling good, whether we are feeling not good, ठीक है जी। So I tried my level best, okay, to present you, okay, but if you're not able to understand something, I'm available. You can call me or you can touch me through social media. Take care. Allah Hafiz.